इसमें प्राइवेट कंपनी में अपन ने एक तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है ये देख ली, एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है ये देख ली। आ जाओ तीसरी तरफ, तीसरी वैरायटी ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज दी 1% कंपनी। तो 1% कंपनी एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि सर कंपनीज एक्ट 2013 से पहले यदि एक सिंगल पर्सन को कोई कंपनी खोलनी होती तो वो नहीं बना सकता, क्योंकि प्राइवेट के लिए मिनिमम 2, पब्लिक के लिए मिनिमम 7 जन चाहिए होते थे। सर एक जन कोई कंपनी कैसे बना सकता है? तो 2013 से पहले ओबीसी का कंसेप्ट होता ही नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, सर नाम में ही देखो ना, कंपनी। कंपनी मतलब एक जना दूसरे जने को कंपनी दे रहा है। तो यार ये तो नाम से ही अपोजिट हो रहा है। वो 1% कंपनी, एक जना खुद को कंपनी कैसे दे देगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो कंसेप्ट को ही अदरवाइज बोला गया है, पर अलाउ किया गया है कि अब से 1% कंपनी भी खोली जा सकती है। कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है कि सर सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। कंपनी बनाने वाला अलग और कंपनी अलग, ये होता है कंपनी फॉर्मेट में धंधा स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा। ये एक अलग पर्सन है तो इसकी एसेट्स इसकी और इसकी लाइबिलिटी इसकी। तो जब इसकी लाइबिलिटी खुद कंपनी की है तो इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कैसे लिमिटेड होती है? लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। आ रहा है फ्लो? समझ में आ रहा है तुम लोग को कैसे चीजें चलती है? यस सर, सारी चीजें एक दूसरे से कहीं ना कहीं चेन में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो सर अब यदि 2013 से के कंपनीज एक्ट से पहले यदि एक सिंगल बंदे को अपना धंधा स्टार्ट करना होता था तो उसके पास में एक ही ऑप्शन होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप, या जिसे आप लोग सोल ट्रेडर भी बोलते हो ना। इसके अकाउंट्स भी पढ़ते हो आप लोग या नहीं पढ़ते हो? 11th 12th में इसके अकाउंटिंग भी पढ़ी है? यस सर, पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। तो सर इस अकेले बंदे के पास में सोल प्रोप्राइटरशिप खोलने के अलावा या सोल ट्रेडर बनने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था यदि अकेला धंधा स्टार्ट करना चाहता तो, ठीक है सर। यानी कि अब ये जो इसने प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाई है, प्रोप्राइटरशिप फर्म कानून की नजरों में कोई सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है, अलग से कोई पर्सन नहीं है, जैसे कंपनी होती है वैसा नहीं है। यानी कि इस प्रोप्राइटरशिप की एसेट्स और लाइबिलिटीज, यदि लाइबिलिटीज ज्यादा आ रही हैं एसेट से, तो इस प्रोप्राइटर को, जिसने इस प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म किया है, उसको अपने घर का सामान बेच के इस प्रोप्राइटरशिप की देनदारियां चुकानी पड़ती हैं। ऑलमोस्ट वही हो गया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट ही हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हो गई पहली बात। तो 2013 में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया और अब सिंगल पर्सन को यदि ऑप्शन है अब से कि वो कंपनी खोलना चाहता है तो वो कंपनी फॉर्मेट भी अडॉप्ट कर सकता है। वो कैसी कंपनी खोल सकता है कि सर वो 1% कंपनी खोल सकता है, ठीक है सर। 1% कंपनी खोलेगा तो अब एक बात बताइए, तो जब कंपनी का बेनिफिट तो इधर मिलने लग जाएगा ना कि ये सर सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई है, इसकी देनदारियां इसकी होंगी, ठीक है। तो इसको बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट फॉर्मेट का, सेपरेट लीगल पर्सन का, सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा यहाँ पर इस सिंगल पर्सन को भी मिलने लग गया। कंपनी फॉर्मेट में भी धंधा स्टार्ट कर सकता है, ठीक है सर। अब आगे क्या सर, नॉर्मल कंपनी की मैं यदि बात करूं तो उसमें क्या होता है रे? नॉर्मल कंपनी की बात करूं तो सर उसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है। क्या होता है उसमें? कि सर परपेचुअल सक्सेशन होता है। उसमें लोग अंदर आते रहते हैं बाहर जाते रहते हैं, यस सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन यदि कभी डेथ हो जाती है किसी मेंबर की, किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो या तो उसने अपने शेयर्स जिसके नाम किए हैं वो, या फिर इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसकी वाइफ, इसके सन, इसकी डॉटर, वो यहाँ पर आकर इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये पढ़ा था हमने नॉर्मल कंपनी के केस में। ओपीसी के केस में क्या होता है, एक तो वो 1% होता है जो उस कंपनी को खोलता है। उस 1% को अपन क्या बोलते हैं? सोल मेंबर, अकेला मेंबर, वो अकेला ही होता है। और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में भी अपन ने पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, एक्सेप्ट ओपीसी जिसमें केवल एक मेंबर होता है। तो सर 1% यहाँ पर होता है, वो सोल मेंबर होता है, ठीक है सर। इसके अलावा एक और पर्सन होता है जिसको अपन बोलते हैं नॉमिनी।
किसको बोलते हैं? एक और पर्सन होता है जिसको अपन बोलते हैं नॉमिनी। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं समझा रहा हूँ आप। ठीक है सर। वन पर्सन कंपनी में एक आदमी तो हो गया मेंबर, सोल मेंबर, ठीक है, और दूसरा आदमी होता है जिसको अपन बोलते हैं नॉमिनी। नॉमिनी कौन होता है? यदि इस सोल मेंबर की डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर ये इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, या फिर या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने की काबिलियत खो दे। कई बार क्या होता है, ये हो जाता है अनसाउंड माइंड का। कई बार ये हो जाता है अनसाउंड माइंड का। अनसाउंड माइंड का आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, या एग्रीमेंट नहीं बना सकता है। या फिर ये इंसॉल्वेंट हो जाए तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, कुछ मामलों में कॉन्ट्रैक्ट बनाने की काबिलियत खो देता है। तो ऐसे केसेस में इस आदमी ने जिसको भी अपना नॉमिनी बनाया है वो इसको आकर यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। नॉमिनी किसको रिप्लेस कर देगा? सोल मेंबर को यहाँ पर आकर रिप्लेस कर देगा। यदि उसकी डेथ हो गई है, यदि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की काबिलियत खो देता है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ये नॉमिनी आकर यहाँ पर सारे काम संभालेगा ओपीसी के। नॉमिनी का रोल समझ में आ गया? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यस। मान लो महक ने एक ओपीसी खोली है, महक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई या महक एंटरप्रेन्योर बन गई, तो महक ने एक ओपीसी खोली है। ठीक है सर। महक की फ्रेंड है पूंजी, तो पूंजी को उसने अपना क्या किया, नॉमिनी अपॉइंट किया कि कल को मुझको यदि कुछ हो जाता है ब्ला ब्ला ब्ला, तो तू मेरी जगह पर आकर और इस कंपनी को संभाले। ठीक है, तो क्या वो अपनी मर्जी से पूंजी का नाम डाल सकती है एज ए नॉमिनी, या फिर उसको नॉमिनी की प्रायर कंसेंट लेने की जरूरत होगी? लॉजिक क्या बोलता है, प्रायर कंसेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? यस सर, प्रायर कंसेंट लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात कि सर यदि महक का भविष्य में पूंजी से लड़ाई हो जाती है नॉमिनी बनाने के बाद में, तो क्या इसे नॉमिनी को चेंज करने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यस सर। वो जो वन पर्सन या सोल मेंबर होता है ना, वो बाद में चाहे तो नॉमिनी को चेंज भी कर सकता है। मान लो लड़ाई वड़ाई हो गई, या फिर पूंजी जो है वो अपने आप को असमर्थ पा रही है अपने डे टू डे बिजनेस को देखते हुए कि वो फर्दर यदि उस पे ये वन पर्सन कंपनी की मेंबर बनने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो उसे निभा नहीं पाएगी, उसने साफ बता दिया। तो फिर महक ने कहा ठीक है भाई, चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो यानी कि वो वन पर्सन भी नॉमिनी को अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है, या फिर नॉमिनी की भी इच्छा हो जाए कि मुझे इस कंपनी में अब नो मोर नॉमिनी नहीं बने रहना है, तो फिर वो मना कर सकती है आरओसी को और इस कंपनी को मना कर सकती है, आई एम नो मोर अ नॉमिनी ऑफ दिस कंपनी। क्या ये बातें समझ में आ रही है अभी तक? जितनी भी पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ। यस सर। सबसे पहली बात क्या बताई कि सर ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। दूसरी बात क्या बताई कि सर ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, सोल मेंबर होता है। तीसरी बात क्या बताई कि सर सोल ट्रेडर जो होता था उससे उसको एक और ऑप्शन मिलने लग गया, अब वो सोल ट्रेडर के अलावा चाहे तो ओपीसी भी खोल सकता है। चौथी बात क्या बताई कि सर ओपीसी में सोल मेंबर के अलावा एक और एंटिटी होती है जिसको अपन नॉमिनी बोलते हैं। नॉमिनी कब एक्शन में आता है कि सर नॉमिनी तब एक्शन में आता है जब सोल मेंबर की या तो डेथ हो जाए या वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तब। छठी बात क्या बताई, सोल मेंबर को नॉमिनी अपॉइंट करने से पहले उसकी प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी। सातवीं बात क्या बताई कि सर सोल मेंबर भी नॉमिनी को चेंज कर सकता है, और नॉमिनी भी खुद मना कर सकता है, आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन रिमेनिंग अ नॉमिनी। सात चीजें अभी तक बता दी, आठवीं चीज बताता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे आनी चाहिए टिप्स पे, ठक 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 ठक। ठीक है, टिप्स पे आनी चाहिए तुम लोगों के। आठवीं बात कि सर ओपीसी की, सॉरी, सोल मेंबर जो कि ओपीसी खोल सकता है, सोल मेंबर जो कि ओपीसी खोल सकता है, और जो नॉमिनी बन सकता है ऐसी कंपनी में ओपीसी में, उनके लिए सेम प्रायर
क्वालिफिकेशंस होती है, हर कोई नहीं बन सकता है, हर कोई सोल मेंबर बन के और ओपीसी नहीं खोल सकता है, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए। और हर कोई नॉमिनी नहीं बन सकता है, उसके लिए भी कुछ प्रायर क्वालिफिकेशंस चाहिए। इन दोनों के लिए सेम ही क्वालिफिकेशंस होती है। जो सोल मेंबर बन सकता है वो नॉमिनी भी बन सकता है, जो नॉमिनी बन सकता है वो सोल मेंबर भी बन सकता है। क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, मतलब एक ओपीसी खोलने के लिए या उसका नॉमिनी बनने के लिए, आइए देखना स्टार्ट करते हैं ओपीसी को। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये रहा 1% कंपनी। डेफिनेशन देखते हैं। ये देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1)(c), सबसेक्शन सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सब क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 of Companies Act, OPC is a private limited company with the minimum paid up share capital as may be prescribed। क्या अभी तक कोई प्रेस्क्राइब करी गई है कि नहीं सर? छोटी से छोटी पूंजी के साथ में भी बोल सकते हो। एंड हैविंग वन मेंबर, और जिसका केवल एक ही मेंबर होता है। ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ ओपीसी। ठीक है सर। अब सेक्शन 262 सब सेक्शन 62 of section 2 of Companies Act defines a 1% company as a company which has only one person as a member। दोनों मेंशन कर देना, ठीक है, यदि ओपीसी पे क्वेश्चन आए दोनों सेक्शन, यदि तुम सेक्शन याद कर रहे हो तो। अब क्वेश्चन आता है कि सर सेक्शन याद करना जरूरी है क्या? तो सर इसके दो तरीके से आंसर है। पहला आंसर तो डिप्लोमेटिक आंसर है, कोई किसी भी टीचर से पूछोगे तो वो तुमको बोलेगा यार है ना, तुम एक प्रोफेशनल एग्जाम के लिए ऑप्ट कर रहे हो, तो क्या तुमको सेक्शंस याद नहीं करने चाहिए? सर बिल्कुल करने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया डिप्लोमेटिक जवाब। और एक्चुअल प्रैक्टिकल जवाब ये है कि यदि फाउंडेशन लेवल पे तुम सब नई चीजें देख रहे हो, लॉ का जहां तक सब्जेक्ट है, यदि तुमने सेक्शंस याद करने में अपनी एनर्जी लगाई, तो क्या होगा कि तुम मेन पार्ट, मेन पोर्शन जो समझाने का है उसमें अपनी ताकत नहीं लगा पाओगे, फिर या तो फिर सेक्शन मेंशन करने में कुछ गलती कर दोगे। ठीक है, इसलिए मेरी सलाह तुमको यही है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो होते हैं ना उनको जरूर लर्न करना। बाकी ठीक है, बाकी इतना ज्यादा लोड मत लेना सेक्शंस का। नंबर 2। नंबर 3, कि सर पूरा आंसर सही लिखा है एग्जाम में और केवल सेक्शन नंबर गलत मेंशन कर दिया, तो सर बाकी के लिखे हुए का तो नंबर का, बाकी के लिखे हुए का तो नंबर मिलेगा? बेटा जी पूरा डब्बा गोल हो जाएगा यदि तुमने सेक्शन नंबर गलत मेंशन कर दिया। आंसर पूरा सही है लेकिन सेक्शन नंबर गलत मेंशन कर दिया, तो उस पूरे क्वेश्चन में तुम्हारा डब्बा गोल, जीरो अंडा पाई। बात समझ में आ गई? इसलिए जरूरी बात क्या है, सेक्शन यदि 200% श्योर हो तो ही मेंशन करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, किसी को रैंक लाने की इच्छा है तो वो 100% सेक्शन लर्न किए बिना नहीं आ सकती है। करण फारिया रैंक लाएगा या नहीं लाएगा, ये बता मेरे को। ये पता नहीं हाँ में गर्दन हिला रहा है या ना में, मुझे समझ में नहीं आ नहीं, रहा। सर आपने इतना पता नहीं, डरा दिया कि देखते अब रैंक लाने की इच्छा ही खत्म हो गई मेरी तो। गलती से सोच भी लूं, नीर मुरार का तू लेके आएगा क्या? हम्म। हाँ सर। ठीक है। मुकुंद, पड़ोसी के दर्द पे हंसते नहीं, अगला नंबर अपना ही होता है। तो तू लेके आएगा या नहीं आएगा? फर्स्ट रैंक लेके आएगा? ठीक है। बातों बातों में नहीं, हाँ असली में लेके आनी है। नहीं लाया तो बम्बई आके आऊंगा डंडे मारने के लिए, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो स्टैम्प पेपर पे कोशिश लिख पूरी के। रहेगी। हाँ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कोशिश पूरी रहेगी। अब देख कोशिश पे आ गया, इतने पहले तो कॉन्फिडेंस से एक उंगली ऊपर कर रहा था, अब कोशिश पे आ गया ये। ठीक है, चलो। मैक कहाँ चली गई? हाँ मैक, तेरे से भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, रैंक लाएगी या नहीं लाएगी? लाऊंगी सर। लाऊंगी सर, इधर उधर देख के बोल रही है लाऊंगी। मीत, मैं लाऊंगी, पक्का लाऊंगी। मीत ला सकते हैं? ट्राई करते हैं सर। ला ट्राई करते हैं, चलो। वेरी डिसेंट। नेतन एंड यश, तुम दोनों क्यों पीछे रह रहे हो? तुम भी अपना बता दो भाई, लाओगे या नहीं लाओगे? सर ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे सर। ठीक है, नेतन रिबेरियो। अरे नेतन कहाँ चला गया? वो सर। नेतन, हाँ रैंक लाएगा या नहीं लाएगा बता। हाँ सर, आता हूँ। इतने बुझे मन से बोल रहा है, चलो।
पड़ोसी के ऊपर हंसने में हमको बड़ा मजा आता है, क्या करें, चलो कोई बात नहीं। अब मेरा मेन समझाने का रीजन यही था, देखो सेक्शन इंपॉर्टेंट जो भी हो ना तुम समझ जाओगे, जैसे जैसे कोर्स आएगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको तो कम से कम याद कर ही लेना चाहिए। मेंशन तभी करना है एग्जाम में जब 200% श्योर हो, अदरवाइज ताकत अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना। डिप्लोमेटिक मुझसे भी आज कोई भी यही बोलेगा ना कि सर सेक्शन लर्न करने चाहिए, हाँ हाँ प्रोफेशनल एग्जाम है, क्यों नहीं करना चाहिए, मैं जवाब यही दूंगा उसको। ठीक है, चलिए तो अब ओपीसी का सोल मेंबर बनने के लिए और ओपीसी का नॉमिनी बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं आइए देखना स्टार्ट करते हैं। देखो ये रही वो क्वालिफिकेशंस। अब तुम अपने मॉड्यूल को भी साथ में रेफर करते हो ना, मैं स्क्रीन पे तो वही चलाता हूँ, मॉड्यूल तुम लोग जो फिजिकल कॉपी है ना उसको भी साथ में रेफर किया करो। देखो ही शुड बी ओनली अ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये हुआ, देखो एक नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल कंपनी में सर राम भी मेंबर हो सकता है, श्याम भी मेंबर हो सकता है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड भी तो एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या हुआ ये भी तो मेंबर हो सकती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी में भी तो शेयर होल्डर या मेंबर हो सकती है, तभी तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप्स और ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर्स हेल्ड करती है तभी तो होते हैं। यस, तो कंपनी भी तो दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर हो सकती है, तो ये कंपनी जो दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर है ये कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। राम और श्याम कौन है? नेचुरल पर्सन है। ठीक है सर, लेकिन सर ओपीसी के केस में तो अकेला ही मेंबर होता है, ये अकेला मेंबर जो है जरूरी है कि ये नेचुरल पर्सन ही हो, राम श्याम महक पूंजी ऐसे ही लोग हों। ठीक है, ये है ना, कोई ऑलरेडी कोई दूसरी कंपनी है वो 1% कंपनी में मेंबर नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर तो सर ये नेचुरल पर्सन सोल ट्रेडर के रिप्लेसमेंट के जैसे आई है, इसलिए पहली क्वालिफिकेशन समझ में आ गई, ओपीसी कौन खोल सकता है या उसमें नॉमिनी कौन बन सकता है, कि सर वो ओनली अ नेचुरल पर्सन है, वो ही बन सकता है। सेकंड क्वालिफिकेशन, हु इज एन इंडियन सिटीजन, सर इन पासपोर्ट पे इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो पासपोर्ट नहीं है तो भी मतलब समझ गए ना, इंडिया में जाया जन्मा या बाद में इंडियन सिटीजनशिप ले लियो, तो ये सेकंड क्वालिफिकेशन सारी होनी जरूरी है, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन। अब इंडियन सिटीजन है वेदर ही इज रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, भले ही वो रेजिडेंट है इंडिया का या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये तो हो गया तीसरा पॉइंट, वेदर ही इज रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, चाहे इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं है, बट he has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year. Immediately preceding financial year में कम से कम 120 दिन यदि इंडिया में नहीं रहा हुआ हो तो वो ओपीसी का सोल मेंबर नहीं बन सकता, न वो उसका नॉमिनी बन सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? चार चीजें बताई है कि सर ओपीसी या तो एक तो नेचुरल पर्सन ही या तो खोल सकता है या उसमें नॉमिनी बन, दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है बेटा, समझ में आ गई? ये जो क्वालिफिकेशन हो रही है ना ये दोनों के लिए सेम है, नॉमिनी बनने के लिए भी किसी ओपीसी में और उसका सोल मेंबर बनने के लिए भी, कि सर एक तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, दूसरा है कि वो सर इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तीसरा भले ही वो रेजिडेंट इन इंडिया है या नहीं है लेकिन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो यदि 120 दिन इंडिया में रुका हुआ है तो ही रहा है, तो ही वो ओपीसी का सोल मेंबर बन सकता है, यानी कि ओपीसी खोल सकता है या फिर उसमें नॉमिनी बन सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। चलिए, ये जिसने क्वालिफिकेशंस पूरी कर ली, ओनली ही शैल और शी शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट और फॉर्म एन ओपीसी, और एंड ही शैल और शी शैल बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी, ओपीसी का नॉमिनी बनने के लिए भी सेम क्वालिफिकेशंस होती है। ये हो गए नेक्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट पे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, या तो
उसको इंडियन सिटीजन नहीं कि एक फॉरेन सिटीजन, ऐसा करके क्वेश्चन में डाल देंगे। कहाँ वहाँ जो 4 पॉइंट्स बताए हैं, 3-4 पॉइंट्स बताए, उन्हीं में घपला करने की कोशिश करेंगे। एक फॉरेन सिटीजन है, ठीक है, वो ओबीसी का मेंबर, वो ओबीसी खोलना चाहता है, तुम्हारा दिमाग तुरंत ये काम करना चाहिए, भले ही नेचुरल पर्सन है, भले ही 120 दिन इंडिया में रहा हुआ है, पर वो इंडियन सिटीजन नहीं है, फॉरेन सिटीजन है, ठीक है। या फिर बोल देंगे वो 120 दिन इंडिया में की बजाय 115 दिन रहा हुआ है, बाकी क्वालिफिकेशंस पूरी हो रही हैं, 115 दिन इंडिया में रहा हुआ है, तुमको समझ जाना चाहिए कि भाई क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं हो रही हैं। या फिर इधर एक बात नहीं लिखी हुई है, वो भी इसमें जोड़ लेना अपने मॉड्यूल में, अपने नोट्स में, कि सर माइनर बंदा जो है ना वो ओपीसी नहीं खोल सकता है, नहीं उसका नॉमिनी बन सकता है। माइनर बंदा न तो ओपीसी खोल सकता है, न उसका नॉमिनी बन सकता है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछेंगे कि सर एक फादर ने ओपीसी खोली है, वो उसमें अपने 17 साल के बच्चे को, सन को नॉमिनी बनाना चाह रहा है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए माइनर कैन नॉट बिकम अ सोल मेंबर और नॉर ए नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी। वहाँ दिमाग काम कर जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। कहाँ कहाँ फंसाएंगे, इन्हीं जगह पे फंसाने की कोशिश करेंगे। या फिर तुम्हारे को दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे, क्या, मान लो हमारा मीत है, मीत 18 साल का हो गया है, मीत हो गया क्या 18 साल का, या अभी टाइम है? अच्छा, इस क्लास में नेक्स्ट ईयर कौन, सर, नेक्स्ट ईयर। इस क्लास में कौन कौन माइनर्स हैं, कृपया हाथ खड़े करें। सभी माइनर हैं क्या? अरे हाथ खड़े करने का मतलब जूम पे हाथ खड़े करें, जूम वाला हाथ खड़ा करो, रेज हैंड करो। कौन कौन माइनर है? माइनर, हाँ माइनर बोला है। तो जिन जिन लोग भी हाथ खड़े कर रहे हैं वो अभी ओपीसी खोलने के लिए या उसका नॉमिनी बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नमित और यश काबरा है क्या? है नमित? अरे नमित कहाँ चला गया? सर मैं ऑप्शन ढूंढ रहा था रिसेंट का, मेरे को मिल ही नहीं रहा है। सर मैं ऑप्शन ढूंढ रहा था यार, ऐसा शानदार जवाब तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जब है ना शादी वादी के लिए जाए ना तो इतने ऑप्शंस मत देखने लग जाना कि बात ही छूट जाए, ठीक है। समझ गया कहाँ चला गया? कि सर उस समय सर भी हूँ मैं बात हूँ। देखते रह जाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ। मान लो मीत 18 साल का है, मीत को एक धंधा करने का बड़ा इच्छा है, एंटरप्रेन्योरशिप करने की इच्छा है, ठीक है। तो मीत ने, अरे हैंड्स डाउन भी कर लो यार, ठीक है। तो मीत ने ओपीसी खोलने का विचार बनाया, ठीक है सर। मीत की एक सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, जो 20 साल की है, 20 साल की एज की है। तो मीत ने उनको नॉमिनी बना दिया, ठीक है सर। 2 साल बहुत अच्छे से चली है ओपीसी। और उसके बाद में मीत के सिस्टर की परमानेंटली, मतलब उनकी वो कहते हैं ना मैरिज हो रही है और वो परमानेंटली इंडिया से बाहर सेटल हो रही है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि उनकी मैरिज हो रही है और वो परमानेंटली इंडिया से बाहर सेटल हो रही है, ठीक है। तो अब बताइए, क्या उनको ओबीसी से विड्रॉ एज अ नॉमिनी विड्रॉ करना जरूरी है या नहीं है? तो आपको ये बोलना है कि सर देखो, नॉमिनी बनने के लिए वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो ओबीसी का सोल मेंबर बनने के लिए, क्या क्या चार, वो तुम 4 या 5 जितनी भी मैंने बताई है वो सब लिस्ट कर देना, ठीक है। उसमें से एक रिक्वायरमेंट ये है कि सर मिनिमम 120 डेज इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। यही है कि सर एटलीस्ट 120 डेज इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है सर। वो देखो आप खुद समझ जाओ कि सर अगले साल के लिए तो ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, अगले 1 साल के लिए तो ये क्राइटेरिया फिर भी पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में चूंकि वो परमानेंटली अब्रॉड सेटल कर रही है, क्या वो इस क्राइटेरिया को उस 1 साल के बाद में पूरा कर पाएंगी? नहीं सर, नहीं कर पाएंगी। तो सर तब उनको परमानेंटली, मतलब जानबूझ के कंपल्सरीली नॉमिनेशन से विड्रॉल कर लेना पड़ेगा। आंसर समझ में आ गया? बोलो यस और नो। नमित शाह, नमित शाह पेन में आंसर, पेन में ध्यान है या मेरे आंसर में ध्यान है? कहाँ सर चल नोट डाउन करा था मैं, नोट डाउन सब करा कर था। रहा था? ठीक है नमित, चलो आ जाओ। तो ये भी हो गया, ठीक है सर। अब 8 9 10 चीजें बता दी मैंने आपको। एक और बात ओबीसी के बारे में, एक पर्सन
एक बार में एट अ गिवन टाइम केवल एक ओपीसी का मेंबर हो सकता है, यानी कि एक बंदा एक बार में केवल एक ओपीसी खोल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मीत के दिमाग में आया चलो आज एक ओपीसी खोलते हैं, ओपीसी नंबर 1, और फिर 2 महीने बाद एक और ओपीसी खोलने का दिमाग में आया, एक और 1% कंपनी ओपीसी नंबर 2 खोल लो। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अ पर्सन कैन ओपन ओनली वन ओपीसी एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, यानी इसको यदि मेरे को लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? अ पर्सन कैन बी अ मेंबर इन ओनली वन ओपीसी एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। वो एक साथ दो दो ओपीसी नहीं खोल सकता, दो दो ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकता। सेम अप्लाइज फॉर द नॉमिनी। ध्यान से सुनना, तीसरा पॉइंट गुगली पॉइंट बताने वाला हूं। सेम अप्लाइज फॉर द नॉमिनी। यदि नेतन को मैं, नेतन कंपनी नंबर 1 ओपीसी नंबर 1 में, ओपीसी नंबर 1 में नॉमिनी बना हुआ है, तो वो एट द सेम टाइम ओपीसी नंबर 2 में नॉमिनी नहीं बन सकता है। बात दोनों समझ में आ गई? यस। क्या क्या बातें? कि सर एक आदमी एक बार में एक ही ओपीसी में सोल मेंबर बन सकता है, और एक बंदा एक बार में एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? तो तीसरा पॉइंट समझाऊं, बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? नीव, महक, सर यस सर। कौन? हाँ जी। सर तो नॉमिनी, जो नॉमिनी रहेगा ओपीसी कंपनी 1 में, वो ओपीसी कंपनी 2 खुद का खोल सकता है क्या? मैं वो ही बता रहा हूं, मैं थर्ड पॉइंट पे उसी पे आ रहा हूं। अब मान लो मुकुंद है हमारा, मुकुंद जो है वो ओपीसी नंबर 1 में तो मेंबर बन गया, इसने खुद की ओपीसी खोल ली, ठीक है। और ओपीसी नंबर 2 में नॉमिनी बन गया, ठीक है। तो क्या इसने पॉइंट नंबर 1 को ब्रीच किया क्या? एक साथ दो ओपीसी में मेंबर बन रहा है क्या? नहीं, पॉइंट नंबर 1 ब्रीच नहीं हुआ। क्या इसने पॉइंट नंबर 2 को ब्रीच किया क्या? क्या ये एक साथ दो ओपीसी में नॉमिनी बन रहा है क्या? नहीं। तो पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है जहां पर एक बंदा एक ओपीसी में मेंबर हो और दूसरी ओपीसी में नॉमिनी हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है जो मुकुंद ने पूछा। बात समझ गए? थर्ड पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। प्रॉब्लम कब आएगी थर्ड पॉइंट के बाद में? प्रॉब्लम तब आएगी जब ये ओपीसी नंबर 2 का जो सोल मेंबर था ना वो मर गया, तो अब नॉमिनी को यहाँ ओपीसी बनना पड़ेगा या नहीं बनना पड़ेगा? 1% बनना पड़ेगा उसकी जगह पे आके या नहीं बनना पड़ेगा? हाँ सर, बनना पड़ेगा। तो अब प्रॉब्लम हो गई, मुकुंद ओपीसी 1 में भी सोल मेंबर, ओपीसी 2 में भी सोल मेंबर, तो ये पॉइंट नंबर 1 ब्रीच करने लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? यस सर। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मुकुंद को 180 दिन, 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आप किसी एक ओपीसी से अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर लीजिए। बात समझ में आ गई? ये तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, ये मैं एक्स्ट्रा जाके बता रहा हूँ, 6 महीने वाला कंसेप्ट, ठीक है। सर तो हम लोग को दूसरा नॉमिनी भी लाना पड़ेगा ना, तो जब एक एक से से विड्रॉ हटेगा, करना है तो। जब एक से हटेगा या तो इस कंपनी को वाइंड अप करेगा या फिर अपनी जगह पे कोई दूसरा मेंबर लेके आएगा। बात समझ रहा है? सर चलो, तो सर नॉमिनी खाली बैकअप होता है ना ओपीसी का? बैकअप को कि यदि अगर देख, नॉमिनी बैकअप होता है कि यदि मुझे कुछ हो गया या फिर मैं अनसाउंड माइंड का हो गया या कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कॉम्पिटेंट नहीं रहा या डेथ हो गई, तो मेरी जगह कौन लेगा? मेरा नॉमिनी लेगा, ठीक है। ही इज द बैकअप सिंपली। बट ये उस नॉमिनी ने खुद की ओपीसी खोली हुई हो और मेरी कंपनी में भी उसको वो सोल मेंबर बनना पड़ गया, तो पॉइंट नंबर 1 ब्रीच हो जाएगा या नहीं? कि एक साथ दो ओपीसी में उसको मेंबर बनना पड़ रहा है, तो उसको 6 महीने का समय दिया जाता है कि तुम किसी एक से अपने हट जाओ, ठीक है। सर हाँ जी। तो एक सेकंड को भूल गया क्या हाँ, तो जो 180 डेज का टाइम पीरियड रहेगा उसमें वो दोनों कंपनीज को चला सकता है क्या एक साथ में? इसीलिए तो दिया जा रहा है कि 180 दिन में जो भी आपको करना है वो कर लो, ठीक है। इस 180 दिन में ज्यादा तकलीफ में मत आओ, क्योंकि ये तुम्हारे मॉड्यूल का पॉइंट नहीं है, ये तो जस्ट ज्ञान के लिए बताया है, ठीक है। ओके। यस, किसी को और कोई डाउट नहीं है ना? तो चलो अब अपन है ना देखते हैं, जो पॉइंट्स मेरे को याद थे ना मेजर मेजर, वो सब मैंने तुमको बता दिए हैं। अब अपन क्या करेंगे
इसको पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो सब जने सेम लिंक पे एक बार रिज्वाइन कर लो और फिर अपन इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं।